सर, ये आरबीआई का जो अभी सेशन आया या मॉनेटरी पॉलिसी आई है जो, उसमें ये सीआरआर और रेपो रेट के बारे में बोल रहे हैं। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, सीआरआर क्या है, ये रेपो रेट क्या है, उसके बारे में बताएंगे जरा। बिल्कुल। सो बेसिकली आप सारे न्यूज़ में देख रहे होंगे ना, पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बिप्स या आप बोल रहे हो कि आधा % का रेट कट कर दिया है, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशो में 1% का रेट कट कर दिया है। तो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये रेट कट्स क्या हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आता है और ये होते क्या हैं। सो रेपो रेट क्या होता है कि जो इंडिया के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है सर। और उसी रेट से डिसाइड होता है कि जो बैंक्स हैं वो आगे जो कंज्यूमर्स हैं उनसे जब वो लोन लेने आएंगे तो उनसे किस तरह का वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है सर। सो अगर रेपो रेट में गिरावट आई है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की गिरावट कर दी है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि फर्दर जो पूरे इंडिया में जो सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। ठीक है सर। और सर जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, वो क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई इस तरह की कुछ पॉलिसीज बनाता है कि जिस वजह से जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो स्टेबल रहे। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में बैंक्स जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएं। तो उसके लिए आरबीआई क्या बोलता है सारे बैंक्स को कि उन्होंने कुछ अमाउंट एज एन सिक्योरिटी पर्पस आरबीआई के पास उनको डिपॉजिट करवाना पड़ता है, और जो ये वाला जो सीआरआर वाला जो पैसा वो डिपॉजिट होता है एज एन सिक्योरिटी, उसके ऊपर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। सो आरबीआई ने अभी क्या किया है कि जो सीआरआर की रेशो थी 4%, उसको 4% से रिड्यूस करके 3% कर दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैंक्स हैं उनका जो 2.5 लाख करोड़ रुपया आरबीआई के पास पड़ा हुआ था जिसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, वो बैंक्स के पास वापस रिलीज हो गया है। और बैंक उस पैसे को फर्दर लोन्स देने में या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग बैंक्स के लिए अच्छा है बैंक? बिल्कुल सर, ये काफी लोगों के लिए भी अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है। अब आम आदमी को किससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि बेसिकली क्या होता है कि जब आरबीआई अपने रेट्स को रिड्यूस करता है तो धीरे धीरे क्या होता है नॉट ओवरनाइट बट ओवर अ पीरियड, धीरे धीरे क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो भी जो सारे इंटरेस्ट होते हैं उनको नीचे लेके आने की प्रोसेस शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, सपोज करो कि हमने घर लेना होता है तो हम लोन लेने जाते हैं, हमने कार्स लेनी होती हैं तो हम लोन लेने जाते हैं, हमने फर्दर गुड्स लेने होते हैं तो हम लोन लेने के लिए जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये सारे जो लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे। अच्छा। तो जब लोन का इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टर को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा। जो उनकी जेब खर्ची से जो इंटरेस्ट जा रहा था वो कम हो जाएगा, तो वो उनके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है। तो और ये लोगों को हेल्प आउट करेगा फर्दर, सस्ते लोन है तो सस्ते लोन लेके वो ज्यादा जो अपनी घर की जरूरतें हैं या अपनी ख्वाहिशें हैं वो इजीली पूरी कर पाएंगे। समझ गया सर, समझ गया। अब मुझे बताइए, एफडी इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है कि खराब है? एफडी करता था मैं पहले, सारा कुछ एफडी करता था, तो ये अच्छा है कि खराब है? तो सर अब इसी के अंदर आपका जो है आपका जवाब भी आपका छिपा हुआ है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, रेपो रेट नीचे आ गया है, बैंकों के लोन के इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस है कि जो एफडीज के रेट हैं वो भी आपको नीचे आते हुए दिखेंगे। सो इसमें क्या होगा, ये ट्रांसमिशन अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, और 2-4-5 महीने में आप देखोगे ये ट्रांसमिशन और भी आगे जा रही होगी। तो जो फ्यूचर में जो आपकी पुरानी एफडी है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट जब आप एफडी मैच्योर होने के बाद एफडी को रिन्यू कराने जाएंगे तो जब आप नई एफडी कराएंगे उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और इक्विटी इन्वेस्टर सर, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सर ये उनके लिए बहुत खुशखबरी का न्यूज है। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको मैं थोड़ा सा ना सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ये इंटरेस्ट रिड्यूस होते हैं तो उसका इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के ऊपर किस किस तरह से कैसे कैसे इंपैक्ट आ सकता है। तो पहला तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो जो इंडियन कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ज्यादा लोन लेते हैं, वो ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट की कॉस्टिंग कम है। तो अगर वो ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स बढ़ती हैं,
कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली उनके शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा सर क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, काफी कंपनीज अपनी एक्सपेंशन के लिए उनको भी लोन लेना पड़ता है। ठीक। तो काफी कंपनीज होती हैं जिनका उन्होंने एक अच्छी अमाउंट में लोन लिया होता है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही होती हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे तो उनका जो एग्जिस्टिंग लोन था उसके ऊपर भी उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो अब बाकी उनके सेल्स भी उतनी है, सपोज करो आप उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उतना है, बट सिर्फ इंटरेस्ट कम होने से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, अगर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो शेयर प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक सर। तीसरा सर, इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि जो ये सीआरआर के अंदर कट आया है, अब उससे क्या हुआ है कि बैंक्स के पास 2.5 लाख करोड़ रुपया वो वाला आ गया है जिसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। अब ये 2.5 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी है ये मार्केट के अंदर आएगी। तो मार्केट के लिए, जब भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो जो वो मार्केट्स को अपलिफ्ट करता है। और प्लस आज की डेट में बैंक्स भी चाहेंगे कि जो ये पैसा आया हुआ है इसको आइदर बॉन्ड्स मार्केट में या लोन्स के थ्रू वो उसको राइटली चैनलाइज करना शुरू करें। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें जो है वो मार्केट्स को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। प्लस वन मोर पॉइंट, जब एफडीज के इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ एफडी इन्वेस्टर्स भी रिटर्न्स को चेज करने के लिए वो धीरे धीरे एफडी से निकल के इक्विटी मार्केट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इक्विटी मार्केट्स के अंदर उस वजह से जो फ्लोज है, डिमांड है, वो बढ़ सकती है, जो कि मार्केट्स को अपलिफ्ट करने में हेल्प आउट करेगी। सो ओवरऑल क्या है कि जब ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, स्पेंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। वो जो स्पेंडिंग बढ़ती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती है, जिससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी शुरू होती है और वो फाइनेंशियल मार्केट्स को ऊपर की तरफ ले जाती है। समझ गया सर, समझ गया बहुत। अब मुझे ये बताइए कि लोन सस्ते हो जाएंगे और इक्विटी मार्केट में पैसा बहुत बनने लग जाएगा, तो मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर दूं सर? नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं करना होता। सो हम हमेशा ही सारे इन्वेस्टर्स को यही डिमांड करते हैं या यही आग्रह करते हैं कि जो भी आप लोन्स ले रहे हैं, लोन्स हम सिर्फ उसमें लेते हैं कि जब हमारी जरूरतें होती हैं। सपोज करो कि आपने घर लेना है तो उसके लिए आपकी जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में आपको लोन लेना चाहिए। बट कभी भी लोन लेके हमें मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट्स होती हैं वो इरेटिक मूवमेंट देती हैं और उनका जो रिटर्न आता है वो ओवर द लॉन्गर पीरियड आता है। वेयर एज जब आप लोन लेते हो तो लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। तो कभी भी लोन लेके पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। बट हाँ, इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रही हैं और आने वाले अगले 10, 20, 30 साल इंडिया की मार्केट्स अच्छा करती रह सकती है। तो स्लोली एंड स्टडीली अच्छे अपने एडवाइजर से मिलके या अपनी नॉलेज को इनहांस करके धीरे धीरे करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कीजिए। ठीक है सर। सर, एक चीज पूछनी रह गई थी मेरी सर। ये मेरा लोन के रेट कम हो रहे हैं, तो मेरा एग्जिस्टिंग जो होम लोन है इसके रेट भी ऑटोमेटिकली बैंक कम कर देगा क्या, या मुझे बैंक जाना पड़ेगा? सर, ये आपने एक बहुत बहुत सही सवाल पूछा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट रेट्स जब नॉर्मली कम होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उसके अंदर आपको टर्मिनोलॉजीज चेक करनी पड़ती हैं कि वो जो आपके लोन्स जो आपने लिए थे उस टाइम पे वो फिक्स वाले थे या फ्लेक्सिबल वाले थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप देखोगे अभी ये ट्रांसमिशन होनी शुरू हुई है, आई थिंक हो सकता है कि इस ट्रांसमिशन को चलते चलते शायद 3-4 महीने और लग जाए। सो उस ट्रांसमिशन के बाद आपको एक बार जरूर अपने एग्जिस्टिंग लोन को आपको एक बार देखना चाहिए कि उसके ऊपर बैंक ने भी आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो आप अपनी ब्रांच में जाके बैंक से बात कीजिए और अपने लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो एडजस्ट कराइए। और इनकेस अगर वो बैंक नहीं कर रहा है तो आप अपने लोन को किसी और बैंक के साथ चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि नया बैंक जो है वो आपको कम रेट के ऊपर लोन देने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात की सर, समझ में आ गया। अब ये सारी चीजों का हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरा आखिरी सवाल है वैसे। बिल्कुल सर। सर बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी भी कंट्री में जब स्पेंडिंग बढ़नी शुरू होती है, ग्रोथ आनी शुरू होती है, वो देश की इकोनॉमी को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती है। जब देश की इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है तो अच्छी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और जो कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे बनते हैं। तो ओवरऑल जो ये सारा का सारा जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अभी लेके आई है, और आई वुड से विद द प्राउड कि आरबीआई ने बहुत अच्छे तरीके से ये जो एक्शंस हैं बड़े सोच समझ के ये एक्शंस लिए हैं, जो कि हमारी देश की तरक्की में और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। थैंक यू सर, थैंक यू।